नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे, जहाँ मैं आपकी तैयारी कराऊंगी आपके जनरल इंश्योरेंस के एग्ज़ाम को पहली ही बार में पास करने के लिए। तो आप विश्वास कीजिए, अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनते हैं, अगर आप एग्ज़ाम से पहले एक एक बार या दो दो बार भी ये वीडियो सुन लेंगे, तो मुझे गारंटी से कह सकती हूँ आप अपना एग्ज़ाम पहली बार में पास कर जाएंगे। शायद पास करने से भी ज़्यादा, आप सिर्फ 18 नंबर लेकर पास नहीं होंगे, हो सकता है आपके 30 या 40 नंबर आराम से सिक्योर कर सकें। आपको केवल इन वीडियोस को ध्यान से सुनना है, हो सके तो 2 बार सुनना है और जाके अपने एग्ज़ाम को अपीयर करना है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो 5th चैप्टर है, जिसमें मैं लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको समझाऊंगी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। पार्टीज़ कौन कौन सी है? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है और इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर होता है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बहुत इंपॉर्टेंट है 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्यू एलिमेंट शुड बी देयर। कौन कौन से एलिमेंट? सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जो कस्टमर है वो एक पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म भर के ऑफर करेगा कंपनी को इंश्योरेंस के लिए, और कंपनी एक्सेप्ट करेगी उसको। तो प्रपोजर जो है वो पॉलिसी होल्डर होता है और एक्सेप्टेंस जो होती है वो कंपनी करती है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। कंसिडरेशन, अब क्योंकि आप उनसे इंश्योरेंस की डिमांड कर रहे हैं तो आपको उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, उनकी सर्विस चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। जो अमाउंट आप पे करेंगे, जो प्रीमियम आप करेंगे पे, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़, ये एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज़ के बिटवीन होता है और दोनों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करते हैं। जो कंडीशंस आपकी पॉलिसी में लिखी होती हैं आप उनको एग्री करते हैं, इसी को एग्रीमेंट कहते हैं। फ्री कंसेंट, यहाँ पर पॉलिसी लेने से पहले आपकी जो कंसेंट है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, किसी अंडर प्रेशर आकर आपको पॉलिसी नहीं लेनी है। कोई भी एजेंट कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, इन सब चीज़ों के साथ आपको पॉलिसी नहीं बेच सकता। और आप भी एज अ कस्टमर किसी तरीके का फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, जो दिए हुए डेटा है या कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। तो फ्री कंसेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं वो एग्रीमेंट करने के, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे इंश्योरेंस हो या कोई भी और भी हो, लीगली कंपिटेंट होना चाहिए प्रपोजर को। इसका मतलब है उसका माइंड साउंड होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल ऑफेंस उसका किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज इज इम्पॉर्टेंट। लीगैलिटी, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल। आप किसी इलीगल काम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो वो वैलिड नहीं होता है। अब स्पेशल फीचर्स, कुछ और फीचर्स हैं जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। सबसे पहले वेरीफाइड या अटमोस्ट गुड फेथ। ये इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो गुड फेथ में होना चाहिए। आपको अपने जितने भी मटेरियल है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो गुड फेथ में दोनों पार्टी को एक दूसरे से शेयर कर देनी चाहिए। आप अपनी कोई डिटेल नहीं छुपा सकते और पॉलिसी होल्डर से भी किसी तरीके की पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट नहीं छुपा सकता। तो बायर्स बिवेयर, कैवियट एम्प्टर, ये इंपॉर्टेंट है। बायर को बिवेयर होना चाहिए। ये नहीं है कि बिना पॉलिसीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस पूछे, बिना पढ़े आप साइन कर दें, तो वो ठीक नहीं है। मटेरियल फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन, जो भी प्रपोजल की फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, इलनेस, हैबिट्स, किसी भी तरीके की ऐसी डिटेल्स हैं तो वो उन्हें शेयर करनी होगी, वो उन्हें छुपा नहीं सकते। ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, नॉन डिस्क्लोजर, नॉट इन्फॉर्मिंग सर्टेन डिटेल्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ डिटेल्स हाइड कर लें, आप शेयर ना करें। कंसीलमेंट होता है जब हम इंटेंशनली कुछ डिटेल्स नहीं देते हैं। लाइक मान लीजिए मुझे अगर कोई शुगर है या कैंसर है और मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसी पॉलिसी लेना चाहती हूँ और मैं जानबूझकर ये बात को छुपा दूँ, तो ये गलत है, ये कंसीलमेंट है, मैंने इंटेंशनली छुपा दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है या फ्रॉडुलेंट भी हो सकता है। अगर आप गलती से कुछ मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, तो वो इनोसेंट होता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर इन्फॉर्मेशन गलत डालते हैं तो उसे हम फ्रॉडुलेंट कहा जाता है, क्योंकि वो इंटेंशनली आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा हमारे बिलोंगिंग्स के लिए। जैसे मैं अगर इंश्योरेंस करा रही हूँ तो मैं अपना, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का करा सकती हूँ, मैं अपने फ्रेंड का नहीं करा सकती। मैं अपनी कार का इंश्योरेंस ले सकती हूँ क्योंकि वो मेरे डायरेक्टली लिंक्ड हैं, रिलेटिव हैं। तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जो होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने किसी फ्रेंड का या किसी अननोन पर्सन का ऐसे नहीं करा सकते। आप अपने भाई का भी नहीं करा सकते अगर वो
उसकी अपनी फैमिली है तो वो अपनी फैमिली का कराएगा, आप उसकी फैमिली का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों पार्टीज़ का पॉलिसी के स्टार्ट में और ड्यूरिंग द क्लेम इंटरेस्ट होना इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी स्टार्ट करते हुए आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मान लीजिए मैं अपनी और अपने स्पाउस की पॉलिसी कराती हूँ और अगर बाद में 5 साल 10 साल बाद कभी हमारा डिवोर्स हो भी जाता है तो भी वो पॉलिसी वैलिड रहेगी, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। तो ये लाइफ इंश्योरेंस की बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिन्हें हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही मरीन इंश्योरेंस है। मरीन इंश्योरेंस में हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एट द टाइम ऑफ क्लेम होना इंपॉर्टेंट है, चाहे बिगिनिंग में हो या ना हो। इंश्योरेबल क्लेम एट द टाइम ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ क्लेम होना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ क्लेम, लाइफ इंश्योरेंस में एट द स्टार्ट ऑफ पॉलिसी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब जनरल इंश्योरेंस में बोथ एट द स्टार्ट एंड ड्यूरिंग द क्लेम इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रॉक्सिमेट क्लॉज। प्रॉक्सिमेट क्लॉज कहता है कि जो भी मेन रीज़न है किसी भी इवेंट के प्लेस होने में, किसी भी इवेंट के होने में जो मेन रीज़न है उसे प्रॉक्सिमेट क्लॉज कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा सकती हूँ। सपोज़ कीजिए मेरा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद मुझे चोट लगती है, मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ ड्यूरिंग मेडिकल जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है मुझे हार्ट फेल हो जाता है और मेरी डेथ हो जाती है, तो प्रॉक्सिमेट कॉज मेरा एक्सीडेंट है, क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे चोट लगी, मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ मुझे हार्ट फेल हुआ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलती से भी आप प्रॉक्सिमेट कॉज हार्ट अटैक को मत दे दीजिएगा, क्योंकि जो मेन रीज़न है वो एक्सीडेंट ही है। उस सारी इवेंट के पीछे मेन रीज़न एक्सीडेंट है। नो फ्री लुक पीरियड, इसे हम कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं। ये 15 दिन का होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के 15 दिन के अंदर अगर आप चाहें, आपको पॉलिसी की कुछ टर्म एंड कंडीशन पसंद नहीं आती है या आपका मन बदल जाता है, आपका दिमाग बदल जाता है, आप सोचते हैं कि आपको नहीं लेना और आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप उस पॉलिसी को फ्री लुक पीरियड या कूल ऑफ पीरियड के अंडर वापस कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर, ये डिटेल पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां मैं आपकी मदद करूंगी आपके जनरल इंश्योरेंस के एग्ज़ाम पास कराने के लिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। इस चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, importance of insurance regulations. Some common concerns are: is insurance legal? Are agents recognized by law? Are insurance regulated or supervised? Is document provided legally valid? Or will claim be paid if loss happens? तो इस तरह के डाउट्स कस्टमर के माइंड में कभी भी आ सकते हैं, कंसर्न आ सकते हैं कि जो हमारे एजेंट है वो लॉ से रिकॉग्नाइज है या नहीं, उन जो इंश्योरर्स हैं वो रेगुलेटेड हैं, सुपरवाइज्ड हैं या नहीं, हमें जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला हुआ है वो लीगली वैलिड है या नहीं, या अगर हमें लॉस होता है, अनफॉर्चुनेटली अगर हमें कोई लॉस होता है तो क्या हमारा क्लेम पास होगा या नहीं। तो इस तरह की बातें हैं जो दिमाग में आ जाती हैं। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे इंश्योरेंस के कुछ रेगुलेशंस रखने के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस, क्या रिक्वायरमेंट है? द प्राइम पर्पस इज़ पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन। देखिए रेगुलेशंस जो है वो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ताकि पॉलिसी होल्डर का नुकसान ना हो, क्योंकि वो प्रीमियम पे करता है अपने इंश्योरेंस के अगेंस्ट। सो एज वी हैव RBI in order to regulate all banks and SBI for SEBI for stock exchange, the obligations prescribed by regulatory to insurers are applicable at the point of sale. देखिए जैसे बैंक के सभी काम को रेगुलेट करने के लिए RBI होता है जो उन पर नज़र रखता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज के, सिक्योरिटी एक्सचेंज में बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI उसके ऊपर प्रोटेक्शन रखता है, उसके ऊपर नज़र रखता है कि कोई गलत काम उसमें ना हो। इसी तरीके से IRDA का काम है जो इंश्योरेंस की कंपनीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर आई रखने के लिए, चेक रखने के लिए IRDA ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए कौन सी रेगुलेटरी है, आपसे पूछ सकते हैं बैंक की कौन सी रेगुलेटरी है,
तो आप ध्यान रखेंगे बैंक की RBI है और सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज द बेसिक इंश्योरेंस लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्री विच गवर्न्स इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो 1938 आप याद रखेंगे, रेगुलेटरी इंश्योरेंस legislation of the country 1938. The IRDA was established in 2000. IRDA कब बनी थी? 2000 ईयर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे। The obligations prescribed by regulations to insurer are applicable at the point of sale. सेल करते हुए ही हमारे रेगुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ सेल, टुवर्ड्स पॉलिसी सर्विसिंग, क्लेम सर्विसिंग, कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू मीट द कमिटमेंट्स टू पॉलिसी होल्डर। इसके लिए हमारे रेगुलेशन बनाए हैं। रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस एजेंट्स। क्या क्या इसमें रेगुलेशंस हैं इसके बारे में हम जानेंगे। एज पर द इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 42, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 42 क्या कहता है ये एक्ट? टू वर्क एज एन इंश्योरेंस एजेंट वन मस्ट हैव अ वैलिड लाइसेंस। वैलिड लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस लाइसेंस को पाने के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी लाइसेंस की ये बात की जा रही है। आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। IRDA डील्स विद इंश्योरेंस इशुएंस ऑफ लाइसेंस एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू एजेंट्स रिक्रूटमेंट। Agents of life and non-life general insurance can do business for standalone health insurance companies as well. Agents who wants to change their insurance company need to submit NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा अगर आप अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी स्विच करना चाहते हैं। रूल्स गवर्निंग लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। 10th पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th पास और उससे हायर अगर आप हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके लिए रिक्वायर्ड है जिसमें 1 टाइम एप्लीकेशन, फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट को 50 आवर्स की ट्रेनिंग, और कंपोजिट लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 75 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। एग्जामिनेशन आपको प्री रिक्रूटमेंट एग्जाम पास करना ज़रूरी है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। फीस पेबल इज़ 250 रुपीज़ फॉर इशू ऑफ लाइसेंस टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस हो सकता है अगर आपके अंदर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस। डुप्लीकेट लाइसेंस भी आप ले सकते हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस लेने के लिए आपको ₹50 फीस पे करनी होगी ताकि आपको एक डुप्लीकेट लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपका लाइसेंस खो गया तो आप ₹50 पे करके डुप्लीकेट लाइसेंस ले सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस, आपका क्वालिफिकेशन जो लाइसेंस की है उसको भी रद्द किया जा सकता है। उसके केसेस क्या हैं? अगर एप्लीकेंट जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा तो उसका लिया हुआ लाइसेंस भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप माइनर हैं लेकिन आपने ले लिया एग्ज़ाम में अपीयर होकर लाइसेंस, या आप अनसाउंड माइंड के हैं, अगर आप कोई क्रिमिनल एक्ट में हैं, गिल्टी हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप ट्रस्ट ब्रीच कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, फॉर्जरी का कोई केस है, फ्रॉड या डिसऑनेस्टी करते हैं तो आपका एजेंट का लाइसेंस रद्द हो सकता है। नाउ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस लेने के बाद आपको हर 3 साल के बाद अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है जिसके लिए आपको 25 आवर्स की ट्रेनिंग भी लेनी होती है। एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा। अगर आप एक एजेंट हैं तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए बहुत ही अच्छा, जिसमें आपको डिस्क्लोज योर लाइसेंस टू द प्रपोजर ऑन डिमांड। अगर आपका कस्टमर आपसे आपका लाइसेंस दिखाने के लिए कहता है तो आपको बेझिझक उन्हें दिखाना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप प्रीमियम बताएंगे आपको कितना चार्ज हो रहा है। ऑब्टेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द प्रपोजर, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। आप पॉलिसी होल्डर को फॉर्म फिल करने में हेल्प करेंगे। आप कमीशन डिस्क्लोज करेंगे। अगर वो पूछता है आपको कितनी पॉलिसी मिलेगी तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि इस पॉलिसी को बेचने से आपको कितनी कमीशन मिलेगी। कैन नॉट सॉलिसिट द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस विदाउट होल्डिंग वैलिड लाइसेंस। अगर आपका वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते इंश्योरेंस का। कैन नॉट ऑफर डिफरेंट रेट्स, आपको डिफरेंट रेट टर्म्स कंडीशन नहीं बता सकते जो पॉलिसी में मेंशन नहीं है, बिकॉज ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं पॉलिसी में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। एंड कैन नॉट फोर्स एनी पॉलिसी होल्डर टू क्लोज एनी पॉलिसी। आप किसी भी पॉलिसी होल्डर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी उसने ली है उसको क्लोज कर दे। आप ये नहीं कह सकते आप इसे क्लोज कर दो, आप दूसरी पॉलिसी ले लो। इस तरह की बातें वैलिड नहीं होती है, गलत होती हैं। ये हमारे एजेंट के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। आई होप आपको एक चैप्टर समझ आया होगा। कल फिर मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।